स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। हाँ दोस्तों, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आगे की आप 12th क्लास के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक यानी कि इस प्रकार के जो फंक्शन होंगे इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। हालांकि कोरोना काल के अंतर्गत इस वर्तमान सत्र 2020-21 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाले चैप्टर में से बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं, बहुत छोटा कर दिया गया है इसको। लेकिन दोस्तों आप लोगों के ये टॉपिक जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हो सकता है कि 10th क्लास के अंदर इस टॉपिक को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा हो या आपको समझ में ना आया हो, तो उसके लिए हम इसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को ये टॉपिक जो है बेहतर तरीके से समझ में आ जाए और आगे हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँगा, तो आप इस वीडियो को देखते रहें। करते हैं स्टार्ट। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। फंक्शन या फलन को हमने पिछले वाले चैप्टर के अंदर अच्छी तरह से पढ़ लिया था। यहाँ पे हमारे पास जो नया वर्ड आया है वो है ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमितीय। इसके इंग्लिश वर्ड की बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिगोनो प्लस मैट्रिक। ट्रिगोनो प्लस मैट्रिक। ट्रिगोनो का मतलब होता है त्रिभुज और मैट्रिक का मतलब होता है माप। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का कुल मिला के हम अर्थ निकालें तो इसका मतलब हो गया कि त्रिभुजों का जो माप है उसका अध्ययन करना, है ना। त्रिभुज आप जानते हो कि त्रिभुज हमारे पास 3 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति होती है ए बी सी। त्रिभुज के अंदर मुख्य 3 भुजाएं होती हैं जैसे, और 3 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। और ए के सामने वाली भुजा को हम ए मानते हैं और सी के सामने वाली को स्मॉल सी, बी के सामने वाली को स्मॉल बी। और इसमें देखें तो 3 शीर्ष भी होते हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। लेकिन यहाँ हमें ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है भुजाओं की और कोण की। तो जैसा कि हम छोटी क्लासों से ही पढ़ते आए हैं कोण, यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक रहेगा कोण। कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल, ठीक है। अब ये कोण होता क्या है? तो कोण के लिए सबसे पहले अगर हम एक किरण लें, तो मैं यहाँ से एक किरण ले लेता हूँ। ये मैंने एक कोई किरण ले ली। किरण की भी बात आपको पता होनी चाहिए कि किरण कैसी होती है। किरण का जो एक पॉइंट होता है वो तो स्टॉपेबल होता है, यानी कि रुका हुआ होता है, एंड पॉइंट होता है उसका। दूसरा जो है वो ऐसे आगे की तरफ अग्रसित होता है। ये हमारी किरण है। किरण की अगर इस पोजीशन को मैं प्रारंभिक स्थिति मानूं और अगर मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज दिशा की तरफ अगर लेके जाऊं, तो ये हमारी इसकी अंतिम स्थिति आ गई। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये आप यहाँ से लेके ये जो हमारा कोण बना, ये थीटा कोण बना। यानी कि अगर किसी किरण की प्रारंभिक स्थिति
या इसको आप प्रारंभिक भुजा भी कह सकते हो। ये अगर ये आपकी प्रारंभिक भुजा है और ये इसकी अंतिम भुजा है, अंतिम भुजा है, यानी कि प्रारंभिक भुजा से थोड़ा सा हम इसको रोटेट कर दें, घुमा दें, तो वो जो स्थिति बनती है वो कोण की स्थिति बनती है। अगर जो अंतिम भुजा को घुमाने की स्थिति है वो एंटी क्लॉकवाइज हो तो जो कोण बनता है वो हमारा धनात्मक कोण बनता है। क्या बनता है? धनात्मक कोण। और अगर हम इसके बिल्कुल ओपोजिट कर दें, जैसे ये हमारे पास किरण की प्रारंभिक स्थिति है, अब इस प्रारंभिक स्थिति से मैं इसका जो स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु के परित इसको क्लॉकवाइज अगर मैं इसको घुमाऊं तो इस प्रकार का एंगल मेरे पास यहाँ पे आएगा। जैसे ये यहाँ से लेके इस प्रकार का ये एंगल ये बनाएगा। तो ये जो हमारा एंगल बनेगा, जो भी थीटा एंगल होगा वो नेगेटिव थीटा कहलाएगा। ठीक है। तो ओवरऑल हम कोण की अगर परिभाषा की बात करें तो कोण वह माप होता है जो एक किरण के स्थिर बिंदु से, यहाँ पे स्थिर बिंदु कौन सा है? ये वाला। और पहले वाले का स्थिर बिंदु कौन सा है? ये वाला। यानी कि स्थिर बिंदु के परित अगर उसको घुमाया जाए, अगर उसका जो घुमाव है वो घड़ी की विपरीत दिशा में है, जब तो कोण हमारा धनात्मक बनेगा। अगर कोण घड़ी की दिशा में है तो कोण हमारा क्या बनेगा? ऋणात्मक, है ना। तो कोण वह माप है जो एक किरण अपने स्थिर बिंदु के परित घुमाव से बनता है। समझ गए होंगे आप बात। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है कोण की माप, कि कोण को मापने के हमारे पास मेथड या तरीके कौन से हैं। तो कोण को मापने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो होती है डिग्री माप, और दूसरा होता है रेडियन माप। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है? जब हम एक किरण लेते हैं और किरण को स्थिर बिंदु के परित घुमा करके जो कोण बनाते हैं वो कोण तो हमारा हमेशा डिग्री कोण ही बनाता है। जैसे हम छोटी क्लासों से ही बनाते आए हैं इस प्रकार से। ये हमने 45 डिग्री का कोण बनाया, है ना, 45 डिग्री का, ऐसे करके हमने 90 डिग्री का कोण बनाया। तो उस सिचुएशन में क्या होता था कि हमारी किरण होती थी और उस किरण को हम स्थिर बिंदु के परित घुमाते थे और वो जो हमें एंगल मिलता था उसको हम डिग्री में ही लिखते आए थे। लेकिन अब यहाँ हमारे पास एक नई पद्धति भी आ गई है जिसको कि हम रेडियन के नाम से जानते हैं। तो रेडियन में जो एंगल बनता है वो खास करके आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फंक्शन जो हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के उसके अंदर मैक्सिमम जो एंगल यूज होगा वो क्या होगा? रेडियन का होगा, है ना। डिग्री वाले भी यूज होंगे लेकिन रेडियन वाले जो एंगल हैं वो ज़्यादा यूज होंगे। अब रेडियन वाली जो माप है वो हम किस प्रकार से करते हैं या उसको कहाँ यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रेडियन माप जो होता है दोस्तों वो हमेशा एक सर्किल के अंदर बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्किल लिया, है ना, ये मैंने एक कोई सर्किल ले लिया। अगर इस सर्किल की जो रेडियस है वो मान लो मैं 1 सेंटीमीटर की रेडियस लेके चलता हूँ 1 यूनिट की, है ना। 1 यूनिट रेडियस का कोई मेरे पास सर्किल है और इसका मैं कोई भी चाप लूँ, है ना। अगर मैं 1 यूनिट का रेडियस लूँ और 1 यूनिट का ही कोई यहाँ पे चाप लूँ, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मेरे पास ये 1 यूनिट का ही मेरे पास चाप है,
अब यूनिट का मतलब आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने अगर सेंटीमीटर में लिया, 1 सेंटीमीटर का कोई सर्किल बनाया तो 1 सेंटीमीटर का मैंने चाप लिया। अब इस चाप के द्वारा जो आपका केंद्र होगा, केंद्र अगर मैं O मान लूँ, तो इस केंद्र के ऊपर ये जो चाप है जो कोण बनाएगा, ये कोण ये होता है 1 रेडियन का, 1 रेडियन का। यानी कि एक वृत्त के अंदर चाप के द्वारा केंद्र पे जो बनाया गया कोण है वो हमेशा रेडियन इकाई के अंदर लिखा जाता है, रेडियन पद्धति में वो आता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि चाप वो आपका 1 इकाई का ही होगा, ये तो मैंने 1 रेडियन को परिभाषित करने के लिए लिखा है ना। चाप आपका कितना भी बड़ा हो सकता है। तो आपको इसकी अगर परिभाषा की बात करना चाहें तो लिख सकते हैं कि किसी भी इकाई की, यानी कि जो त्रिज्या है, किसी भी यानी कि r त्रिज्या के वृत्त पर किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पे जो बनाया जाता कोण है वो हमेशा रेडियन के अंदर लिया जाता है। अगर हम 1 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त पर 1 इकाई चाप द्वारा केंद्र पे जो कोण बनाए उसको 1 रेडियन बोलते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जैसे हम जानते हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है, यानी कि पूरा जो, अगर इस पूरे चाप की बात कर लें, वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, है ना। परिधि होती है 2 पाई r, जहाँ पे त्रिज्या हम जानते हैं कि त्रिज्या होती है r। अगर मैं कोण निकालना चाहूँ, कोण किसमें? रेडियन में। रेडियन में कोण निकालना चाहूँ तो परिधि के अंदर त्रिज्या का भाग लग जाता है। परिधि होती है हमारी, अब इसमें नीचे लिख लूँ, अगर कोण हमारा थीटा मान लूँ, थीटा रेडियन, रेडियन को दोस्तों ऐसे सी से भी लिख सकते हैं, जैसे डिग्री को 0 लगा करके लिखते हैं ना, 45 डिग्री 40 डिग्री, ऐसे वैसे रेडियन को सी से भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट हिंदी में रेडियन भी लिख सकते हो। तो परिधि जैसे होती है हमारी 2 पाई r, और r त्रिज्या का वृत्त है, तो यहाँ r जो है वो कैंसिल हो करके आपके पास बचता है 2 पाई। यानी कि पूरी परिधि के ऊपर जब त्रिज्या का अपने भाग लगाएंगे तो पूरा जो कोण बनेगा वो 2 पाई का कोण बनता है। पूरी परिधि के द्वारा जो आपके केंद्र पे कोण बनता है वो रेडियन के अंदर 2 पाई रेडियन बनता है। अब अगर हम ये जो मैंने यहाँ पे ये लाइन खींची, ये त्रिज्या ली मैंने O, अगर मैं इसको A मान लूँ तो OA त्रिज्या के ऊपर हम जानते हैं कि जब ये पूरा एंगल बनेगा तो वो पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 360 जो डिग्री हुई वो आपके 2 पाई के इक्वल होती है। अब यहाँ बात आ जाती है डिग्री व रेडियन का आपस में संबंध क्या है। रेडियन का संबंध, हालांकि इसमें दोस्तों आपका डिग्री व रेडियन का आपस में संबंध, ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस से हटा दिए हैं। फिर भी इन दोनों के बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे वाले जो सवाल आएंगे इन रिलेशन के बगैर आप उसको नहीं कर पाओगे, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो वो कन्फ्यूजन ना रहे इसीलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। अब अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो 180 डिग्री होती है पाई के इक्वल।
यहाँ पे जो पाई है वो एक दोस्तों अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, जिसका मान 22/7 या फिर दशमलव में लें तो 3.14 के लगभग होती है। ये बात अपने 10th क्लास से जानते हैं कि पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। ये खुद एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ दूसरा संबंध मिल जाता है कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के इक्वल आती है, पाई रेडियन। ठीक है, और इसी प्रकार से इसको और 2 से डिवाइड कर दूं तो जो 90 डिग्री होती है वो आपका पाई/2 होता है। इसको 2 से और डिवाइड कर दूं तो ये 45 डिग्री जो होता है वो आपका पाई/4 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से और रिलेशन आपको जो याद रखने लायक हैं वो कौन कौन से हैं? 30 डिग्री पे आपको याद रखना पड़ेगा, वो होता है पाई/6। तो कुल मिला के ये जो संबंध है आपको ध्यान में रखने हैं कि डिग्री का रेडियन के साथ क्या मतलब आपस में रिलेशन होता है। अब आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा कि कोई भी आपको रेडियन एंगल दे रखा होगा उसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा या डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। बस ये छोटी सी जो चीज़ है उसके अंदर पूछी जाएगी। हालांकि आपके इस एग्ज़ाम के अंदर ये एक्सरसाइज नहीं आएगी, आपको एक्सरसाइज 3.2 और जो 3.3 है उसी की अच्छी तरह से तैयारी करनी है, वही आएगी। 3.1 और 3.4 आपके सिलेबस में नहीं है, उसको हटाया गया है। फिर भी क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है जो हमें आना चाहिए, है ना। तो हम अब बात करते हैं कि हम जानते हैं कि जो आपका पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर आता है। अगर मैं एक रेडियन की बात करूं, एक रेडियन की, तो वो हो जाएगा मेरा 180 बटा पाई डिग्री, 180 बटा पाई डिग्री। समझ गए? अब ये रिलेशन आपको याद रखना है। जब भी आपको रेडियन से डिग्री में जाना होगा, मतलब यहाँ रेडियन से डिग्री पूछा जाएगा तो आपको हमेशा 180 बटा पाई से उस एंगल को मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे? मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि 5 रेडियन को आप डिग्री में बदलो कि कितने डिग्री होगा, तो मुझे क्या करना होगा? 180 बटा पाई को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा डिग्री बन जाएगी। एक 180, अब पाई का मान हम रख देंगे 22/7, बटा 7 जो है वो ऊपर आ जाएगा और ये इस प्रकार से इसकी जो भी कैलकुलेशन आएगी वो आपकी जो है वो डिग्री आंसर हो जाएगा। समझ गए? यानी कि जब रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो आपको हमेशा ये चीज़ नोटिस रखनी है कि 180 जो है वो ऊपर आएगा, पाई जो है नीचे आएगा। और अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं कि मुझे अगर 180 डिग्री पता है कि वो पाई रेडियन होता है, अगर मुझे 1 डिग्री का मान पता करना हो तो क्या बन जाएगा? पाई/180 रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे बोल दिया कि 6 डिग्री का मान रेडियन में बताओ, 6 डिग्री का मान रेडियन में कितना होगा, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको
रेडियन लाना है, इसका मतलब पाई आपका ऊपर रहेगा, 180 नीचे रहेगा, और 6 डिग्री का निकालना है तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा रेडियन। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ गया आपका 30, और ये 6π/30, ये आंसर हो जाएगा। रेडियन में जब निकालना है तो पाई की वैल्यू आपको 22/7 जो है वो रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ये 6 से फिर कैंसिल, नहीं 6 तो यहाँ कैंसिल हो गया, π/30 आंसर है इसका। कितना है π/30, ठीक है। तो ये पाई में आंसर रहेगा, रेडियन के अंदर पाई इंक्लूड होता है, पाई का मान 22/7 रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिग्री निकालनी है जब पाई का मान जो है 22/7 या 3.14 आप रख सकते हो, वो सवाल में दिया होता है। तो यहाँ याद रखने वाली बात क्या है, डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, कि डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आपको क्या करना होगा, π/180 से गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई जितने भी डिग्री का। जैसे वो अगर बोल दे कि 2 डिग्री को कन्वर्ट करो तो 2 को मल्टीप्लाई कर देना है π/180, ये आपका रेडियन में आंसर आ जाएगा। समझ गए। और दूसरी तरफ अगर आपको रेडियन से कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे कि मुझे 2π रेडियन को कन्वर्ट करना है, 2π रेडियन को मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 2π को मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 180/π से, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। अब जैसे कुछ एंगल में आपको जो मैंने शुरू में लिख करके दिखाए वो निकाल देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं 30 डिग्री की। अब 30 डिग्री को मुझे रेडियन में, ये तो मेरा है माप डिग्री की, ये डिग्री की माप है, यहाँ मैं रेडियन बना लेता हूँ। 30 डिग्री को मुझे रेडियन में बनाना है तो 30 × π/180 है ना। तो ये हुआ 0 से तो 0 कैंसिल, और 3 6 जा, यानी कि ये आंसर मेरा आ गया π/6। 30 डिग्री के मैंने π/6 ही बताया था। ऐसे ही अगर आपको 45 डिग्री का निकालना है तो 45 × π/180, ठीक है। तो इसको अपने अगर कैंसिल करें, 3 की टेबल से कर दें तो ये 15, और 3 की टेबल से करें तो ये आ गया 60, ये 15 की टेबल से करें तो ये हो गया 4, यानी कि इसका आंसर आ गया π/4। ऐसे ही 60 डिग्री की बात करें तो 60 × π/180, तो ये आ गया π/3। ऐसे ही फिर नेक्स्ट एंगल जो अपने को याद रखना होता है वो होता है 90 डिग्री का, तो 90 × π/180, तो ये हो गया π/2। फिर होता है जैसे 180 डिग्री, 180 डिग्री का तो अपने करेंगे तो वो पाई आएगा, क्योंकि 180 से 180 कैंसिल। ऐसे ही आपका 360 डिग्री, π/180, तो ये हो गया 2π। तो ये सारे रिलेशन हमने इस प्रकार से निकाल लिए। आप भी खुद कैलकुलेट करके किसी भी एंगल को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, और रेडियन में दे रखा है तो आप उसको आसानी से डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो। समझ गए होंगे ये बात आप। अब एक्सरसाइज 3.1 के कुछ सवाल हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप हमें ज्ञात करनी है। तो 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, 25 डिग्री को कन्वर्ट करना है हमें
रेडियन में कि कितने रेडियन होगा। तो रेडियन के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जितने भी डिग्री का हमें रेडियन निकालना है उसको यहाँ आप इजीली इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि आपके पास 25 डिग्री दिए हैं, तो डिग्री के लिए आपको डिग्री जो है वो 180 डिग्री जो है वो नीचे रखनी है, ठीक है, ताकि डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाए तो ऊपर क्या आएगा, पाई आएगा। तो ये आपका रेडियन बन जाएगा, रेडियन। समझ गए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 की टेबल से कैंसिल है ना, 5 और 5 दिए 15 और 5 1 30, यानी कि ये बना आपका 5 पाई बाई 36 रेडियन। देखो कितना सिंपल है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। और इसमें एक चीज़ और रह गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि डिग्री के बाद जो छोटी इकाई होती है वो होती है मिनट। जैसे 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होती है, 60 मिनट, और उस 60 मिनट को इस ऐसे डंडे से दिखाया जाता है। और 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड, 60 सेकंड, ये बात तो अपने जानते हैं। और यहाँ पे सेकंड को दिखाया जाता है ऐसे डबल डैश से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे आपका यहाँ दे रखा है -47 डिग्री और 30 मिनट, इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि ये जो 30 मिनट दिए गए हैं उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो ये जो आपका माइनस साइन एक बार मैं बाहर रख लेता हूँ। 60 मिनट के जब अपने डिग्री बनाएंगे तो 1 मिनट डिग्री में होते हैं 60 मिनट, तो इसका मतलब ये 60 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 3/6 है ना, यानी कि 1/2 डिग्री हो गया। 47 डिग्री और प्लस 1/2 डिग्री। अब सबसे पहले हम इसको एलसीएम लेके देख लेते हैं कितना हो गया, 7 14, 1 SL 8 और 9, यानी कि हो गया 94 प्लस 1/2, इतने डिग्री बन गई है, 95/2 डिग्री। सबसे पहले मैंने इसको डिग्री और मिनट को डिग्री बना लिया। अब डिग्री को मुझे फिर रेडियन में कन्वर्ट करना आसान है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी हमने बताया था कि जितना भी आपका डिग्री है उस डिग्री को पाई बाई 180 से हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। अब ये 5 की टेबल से कैंसिल और रद्द कर दिया, 5 एकम 5 और ये हो गया 5 9 45 और ये हो गया 5 3 15 और 5 1 30 और ऊपर तो आपका आ गया 19 पाई और नीचे आ गया 36 दूना 72। तो इतने रेडियन आपका ये आंसर हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ जैसे पहले पार्ट में आपको दे रखा है 11/16, ये आपका रेडियन में दिया हुआ है। इस रेडियन को आपको बनाना है डिग्री में कि कितने डिग्री होगा, है ना। तो डिग्री के लिए मैंने आपको बताया था कि जो कि 11/16 दे रखा है, डिग्री अब लेके आनी है तो 180 ऊपर रहेगा और पाई क्या रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। तो पाई का मान हम जानते हैं कि कितना रख सकते हैं, 22/7। तो 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा, ये 11 के टेबल से कटा तो 2 पे गया और इस 2 को काटोगे आप तो ये आ गया 90 और फिर इसको 2 से काटोगे तो ये आ गया 8, ये हो गया आपका 45
45 मल्टीप्लाई 7/8। ठीक है, इस ऊपर वाले को भी आप पूरा मल्टीप्लाई कर दो। 7 5 हो गया 35, 3 एसल और 7 चौके 28 और 3 31/8। अब ये हो गया आपका डिग्री। अगर आप इतना आंसर लिख के आते हो तो भी ठीक है, वो डिग्री के अंदर सही है, लेकिन फिर भी हमें डिग्री मिनट सेकंड में बना के आना चाहिए। तो क्या करो, 315 को आप 8 से डिवाइड करो, है ना, तो हो गया 8 तिये 24। तो यहाँ से आपके पास है ये 7 बचा और ऊपर से उतारा 5, तो ये हो गया 75। 8 9 72 और ये बचा शेषफल 3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हो कि इसको हम लिख सकते हैं 39 सही 3/8। तो 39 तो आपकी पूर्णांक आ गया, यानी कि ये तो आपकी डिग्री कन्फर्म है कि 39 डिग्री तो आ गया, और साथ में 3/8 है। ठीक है, 3/8। अब इस 3/8 को फिर से हमें क्या बनाना है, मिनट बनाना है और सेकंड बनाना है। तो ये जो आपका 3/8 डिग्री है, इसको फिर से मुझे क्या करना है, तो मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, 3/8 को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, है ना, 60 मिनट होता है। तो अब मैं इसको कैंसिल करूंगा, तो ये हो गया मेरा 15 चौके 60 और 4 के पाड़े से ये 2 पे 15 तिया 45/2। अब मैं फिर से 45 को डिवाइड करूंगा 2 के पाड़े से, तो ये 2 पे जाएगा, फिर 5, फिर 2 पे जाएगा 1, यानी कि आ गया, इसको आप यहाँ लिखो 22 सही 1/2। अब ये 22 तो आपके क्या हो गए, मिनट, और ये फिर आधी आपकी क्या है, मिनट, समझ गए। तो इसका मतलब अभी तक मेरे पास आ गया 39 डिग्री और 22 मिनट, और ये जो आधा है ये भी क्या है, अभी मिनट ही है। तो इस मिनट को फिर से हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। अभी हमारे पास 1/2 मिनट आया है, तो 1/2 मिनट को जब 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड होती हैं, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएंगे, हमारे सेकंड बन जाएंगे। तो 2 से डिवाइड किया तो ये बन गया 30 सेकंड, 30 सेकंड, यानी कि इस 1/2 मिनट की जगह मैं लिख सकता हूँ 30 सेकंड, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसमें बेसिकली हमने क्या किया है वो मैं आपको एक बार यहाँ से दोबारा बता देता हूँ कि जैसे ही हमारे पास 315/8 डिग्री आया, है ना, अब इसमें पूर्णांक कितना है, वो 8 से हमने डिवाइड किया, तो 39 तो हमारा क्या है, पूर्णांक आ गया, ये 39 तो आ गया पूर्णांक, ये तो हमें डिग्री मिल गई। और 3/8 वो एक भिन्न के अंदर डिग्री मिली, हमें क्या मिली, एक भिन्न के अंदर डिग्री मिली। तो उस डिग्री को हमने कन्वर्ट कर लिया मिनट में। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं इसलिए। तो 3 इसको कैलकुलेट किया तो ये बना 45/2। अब 45 को फिर भाग लगा के देखा तो 22 सही 1/2 आया, तो 22 तो हमारी आ गई मिनट, और 1/2 फिर आधी मिनट है, उस आधी मिनट के फिर हमने सेकंड बनाए तो वो बन गए 30 सेकंड। कुल मिला के इस प्रकार से ये आंसर आ गया हमारे पास 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार से रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों ये जो 360 डिग्री दे रखा है,
उस डिग्री के हिसाब से अगर आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर जो है वो अलग निकलेगा, और वो आपके बुक में जो आंसर दे रखा है उससे मैच नहीं होगा, क्योंकि वो जो बुक में आंसर है वो इस डिग्री को नहीं लेकर के किया गया। उसका आंसर का मतलब है सीधे 360 परिक्रमण करता है, उस आधार पे वो आपका आंसर है। मैं दोनों तरीके से ही आपको बताता हूँ कि अगर हम 360 डिग्री परिक्रमण को लेके के सवाल इसको हल करें तो देखो हमारा आंसर कैसे आता है कि दे रखा है कि एक मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके 60 सेकंड में कितने परिक्रमण हो गए, 62 सेकंड हुए। एक तो थोड़ा ये लिखा सही नहीं जा रहा, मैं 60 सेकंड ऐसे ही लिख देता हूँ। 60 सेकंड में कितना 360 डिग्री हुआ, तो एक सेकंड में कितना हुआ 360 डिग्री बटा 60, तो कुल मिला के ये आया आपका 6 डिग्री। एक सेकंड में 6 डिग्री आया। अगर इस डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं तो ये 6 डिग्री को π/180 यानी कि ये रेडियन आ जाएगा मेरा। तो हमारा आंसर आना चाहिए π/30, यही आएगा। 6 का 3 से π/30 रेडियन इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन बुक में इसका आंसर दे रखा है अलग। वो किस प्रकार से आंसर निकला है इसको आप, वो जो बुक में इसका आंसर दिया है उसका मतलब ये दे रखा है कि यहाँ डिग्री को नहीं लिया गया, उसमें ये माना गया है कि एक मिनट में परिक्रमण करता है सीधा कितने 360 परिक्रमण करता है। तो हम जानते हैं कि 60 जो मिनट हुए उस 60 मिनट में 360 परिक्रमण हुए, तो एक सेकंड में कितने परिक्रमण हुए 360 बटा 60 परिक्रमण का मतलब राउंड, कितने राउंड निकले, तो ये आ जाएगा आपका 6, यानी कि 6 राउंड उसने निकाले। समझ गए? यहाँ फ़र्क क्या आ रहा है, अगर अपने डिग्री ले रहे हैं तो डिग्री आपको डायरेक्ट यहाँ मिल रही है और उसके आंसर आपको ऊपर वाले में मिल गया था। लेकिन अगर डिग्री ना माने सीधे परिक्रमण माने तो यहाँ पे हमारे पास आ गए 6 परिक्रमण। हम जानते हैं कि जब एक पहिया जो होता है जब एक बार पूरा राउंड निकालता है तो उसके ऊपर कितना एंगल बनता है 2π का। तो अब ये 6 राउंड निकालेगा तो कुल कितना कोण बन जाएगा रेडियन में 6 × 2π, तो आंसर आ जाएगा 12π। इतने रेडियन कोण बनाएगा। अब बुक में आपका आंसर ये नीचे वाला दे रखा है, ये दिया हुआ है। अगर इस आंसर को माने तो इसका मतलब है कि ये जो डिग्री है ये डिग्री नहीं होनी चाहिए, सीधा 360 परिक्रमण आना चाहिए। तो आप के सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके सवाल में हम 360 डिग्री लेकर के चलें तो हमारा आंसर आना चाहिए ये। ठीक है, बाकी आप आसानी से ऐसे सवालों को कर सकते हो। नीचे वाले सवाल और भी हैं, आपके इंटरेस्ट के लिए हैं, आप चाहो तो इसे करो। अगर आप इसको सिलेबस के हिसाब से करना चाहते हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। चाप के द्वारा जो केंद्र पे कोण बनता है वो तो रेडियन में बनता है, तो और हमें पूछ रखा है डिग्री में। तो अगर हम यहाँ पे एक ऐसे सर्कल ले लें और हमें दिया है कि इसको यानी कि 100 सेंटीमीटर की रेडियस है और चाप दे रखा है 22 सेंटीमीटर का, मान लो ये, इसके द्वारा जो केंद्र पे कोण बनेगा
वो कोण हम जानते हैं कि जो भी थीटा रेडियन वो रेडियन में आता है हमारे पास, क्या आता है रेडियन में। और वो रेडियन कैसे निकलता है, हम जानते हैं कि जो थीटा होता है वो चाप, जो भी आपका चाप है और बटे में आता है आपकी त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या, या इसको ऐसे भी याद कर सकते हो थीटा बराबर एल बटा आर। तो चाप यहाँ पे कितना है 22, त्रिज्या कितनी है 100, है ना। तो ये हो गया आपका 11/50 रेडियन। ये क्वेश्चन नंबर 4 अपना चल रहा है। 11/50 रेडियन हो गया। अब हमसे ये पूछा है कि ये डिग्री में बताओ, डिग्री में आप में बताना है तो 11/50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180/पाई से, और यहाँ पे पाई का मान हम रख देंगे जो कि बता रखा है 22/7, ये से। तो 11 2 जा 22, और बाकी आप इसमें 0 से 0 कैंसिल कर दो, है ना। और इसमें और कुछ कैंसिल होता है तो कर दो, जैसे ये 2 से हो जाए 9, 9 7 63, और नीचे आ गया 5। ये आपका बन गया डिग्री। अब देखो इस डिग्री को हमें डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो आप क्या करो यहाँ पे 63 को, ये जो आपका 63 है उसको डिवाइड कर लो, 63 को डिवाइड करें 5 से तो 5 और फिर 3, 5 दूना 10, शेषफल बचा 3, यानी कि 12 सही 3/5। 12 तो आपके टोटल, ये सीधा डिग्री आ गई। और ये आपका जो डिग्री है 3/5, इस 3/5 को हम अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो ये हमारे मिनट बन गए। 12 5 60, 12 3 36, यानी कि 36 हमारे मिनट आ गए, 36 मिनट। तो इस प्रकार से आप ये आंसर निकालोगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपकी अगली क्लास के अंदर। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पे पहली बार हो या आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।